बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के भारत मंडपम में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला का किया उद्घाटन। कार्यशाला में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय की नीतियों और पहलों पर किया गया ध्यान केंद्रित। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के सपने को किया जा सकेगा साकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की किसानों के हित में बड़ी घोषणा। अब किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन किया जाएगा प्रदान। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड के हाथों फ्रेंच फ्राइज की नई यूनिट का शिलान्यास। बेल्जियम के सहयोग से लगाई जा रही यूनिट से राज्य के 2500 से ज्यादा किसानों की बढ़ेगी आय। अब किसान कंपनी के लिए अनुबंध पर आलू की खेती कर सकेंगे। और मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आज अत्यधिक बारिश की संभावना की व्यक्त। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में आकाशीय बिजली चमकने के साथ बर्फबारी का येलो अलर्ट भी किया गया जारी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के भारत मंडपम में डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य डेयरी फार्मिंग में संधारणीयता के साथ आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कार्यशाला में टिकाऊ खाद्य प्रबंधन मॉडल पर तकनीकी सत्र है जो डेयरी अपशिष्ट को बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस और जैविक उर्वरकों में परिवर्तित करते हैं। डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी के साथ साथ बढ़ी हुई दक्षता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के सपने को साकार किया जा सकेगा। और इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि डेयरी सेक्टर एक प्रकार से देश के विकास को तो गति देता ही है और ये इसके अलावा ग्रामीण विकास, भूमिहीन किसानों और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान देता है। डेयरी सेक्टर में दूध उत्पादन में भी देश का गौरव बढ़ रहा है। डेयरी सेक्टर एक प्रकार से देश के विकास को तो गति देता ही देता है, परंतु ग्रामीण विकास और भूमिहीन किसान और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में भी इसकी बहुत बड़ा योगदान है। एक और तो ये हमारे देश के पोषण की भी चिंता करता है। देश को दुनिया में 1 नंबर का दूध उत्पादक भी बनाने में, गौरव दिलाने में इसका योगदान है। और कृषि के अलावे इतर इनकम जो किसान के लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए डेयरी सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि आलू आधारित फ्रेंच फ्राइज यूनिट के लगने से बिजनौर में जहां रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो वहीं किसानों को भी बेल्जियम और भारत की व्यापार में साझेदारी का लाभ मिलेगा। किसानों को अपने उत्पाद का दोगुना लाभ होगा जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। ये बात उन्होंने रविवार को जिले में महमूदपुर गांव के पास फ्रेंच फ्राइज की नई यूनिट के शिलान्यास के मौके पर कही। यूनिट का शिलान्यास बेल्जियम की राजकुमारी एस्ट्रिड ने किया। राजकुमारी के साथ 70 विदेशी मेहमान भी थे। ये यूनिट बेल्जियम के सहयोग से लगाई जा रही है और इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि एग्रिस्टो मासा 750 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है जिससे फैक्ट्री की क्षमता 7,500 मीट्रिक टन से बढ़कर 75,000 मीट्रिक टन हो जाएगी और 2,500 से ज्यादा किसानों की आय बढ़ेगी।
किसान कंपनी के लिए अनुबंध पर आलू की खेती करेंगे, जिससे उनकी आय बढ़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इकाई से लोकल रोजगार मिलेगा। यूपी में जो भी इन्वेस्टर आते हैं वे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री के लिए सेफ है। सरकार का भी यही प्रयास है कि किसी इन्वेस्टर को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और इस मौके पर वित्त मंत्री ने बेल्जियम की राजकुमारी और यूपी में आने वाले सभी इन्वेस्टर का सरकार की तरफ से आभार व्यक्त किया। वेव ग्रुप कंपनी के चेयरमैन मनप्रीत सिंह चड्ढा ने कहा कि इसके जरिए क्षेत्रीय कृषि में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बेल्जियम की कंपनी भारतीय कंपनी मासा ग्लोबल फूड प्राइवेट लिमिटेड, वेव ग्रुप और एग्रिस्टो एनवी के साथ मिलकर दूसरी नई फ्रेंच फ्राइज यूनिट लगा रही है। उन्होंने बताया है कि कंपनी में आलू से बनाए जाने वाले फ्रेंच फ्राइज, मैश पोटैटो, पोटैटो पाउडर और आलू चिप्स की कई देशों में सप्लाई होती है। भारत की इस फैक्ट्री से फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली आदि देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। और कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को अपनाकर अच्छा काम करने वाले प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जा रहा है, ताकि अन्य किसान भी उनसे प्रेरणा लेकर इन तकनीकों को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के ग्राम चिंचिया के किसान अवनीश पात्र को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में आयोजित कृषि विज्ञान मेले में सम्मानित किया गया। किसान अवनीश पात्र ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर एवं कृषि विज्ञान केंद्र गरियाबंद के मार्गदर्शन में तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर पान की खेती शुरू की थी। उन्होंने शुरुआत में शेड नेट में पान उत्पादन किया, लेकिन बाद में कृषि वैज्ञानिकों के सहयोग से नमी और तापमान का विश्लेषण कर आम के बगीचे में पान की खेती प्रारंभ की। इस तकनीक से वे पिछले 2 वर्षों से सफलतापूर्वक व्यावसायिक पान उत्पादन कर रहे हैं। वर्तमान में वे बिलौरी, बंगला, मीठा और कपूरी किस्मों की पान खेती कर रहे हैं। किसान 3 एकड़ में अनाज वाली फसलें, 5 एकड़ में फलों की खेती, 1 एकड़ में वानिकी एवं औषधीय फलों का उत्पादन कर रहे हैं। और इसके साथ ही वह 22 गायों का डेयरी फार्म और 200 मुर्गियों की क्षमता वाला पोल्ट्री फार्म भी संचालित कर रहे हैं। उनकी वार्षिक आय लगभग 15 लाख रुपए तक पहुंच गई है, जिससे उन्होंने कृषि को एक सफल और लाभदायक उद्यम बना दिया है। अवनीश पात्र की मेहनत और नवीन कृषि तकनीकों को अपनाने की प्रतिबद्धता से प्रदेश के अन्य किसानों को भी प्रेरणा मिलेगी। राजधानी भोपाल में आयोजित किसान सम्मान आभार सम्मेलन में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। इस अवसर पर सीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश के किसानों को 5 रुपए में बिजली का स्थायी कनेक्शन जल्द मिलेगा। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये योजना मध्य क्षेत्र में सबसे पहले लागू की जाएगी और इसके बाद पश्चिम क्षेत्र में इसका विस्तार होगा। सीएम ने कहा कि सरकार इस बजट में किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली के झंझट से मुक्त करने की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में 30 लाख सोलर पंप दिए जाएंगे। सीएम ने कहा कि सोलर एनर्जी उत्पादन करने वाले किसानों से सरकार बिजली भी खरीदेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में सोलर के माध्यम से किसानों को बिजली के स्थायी कनेक्शन जल्द मिलेंगे। आने वाले समय में हमारे द्वारा सभी किसानों को धीरे धीरे करके स्थायी रूप से सोलर कनेक्शन के माध्यम से न केवल उनको बिजली की सुविधा स्थायी रूप से मिलेगी, बल्कि वो बिजली उत्पादक के नाते से अपनी पहचान बनाएंगे और मौका पड़ेगा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के हित में बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने धान की खेती करने वाले किसानों को 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की राशि देने की घोषणा की और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने इस बार गेहूं की खेती करने वाले किसानों को 175 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बोनस राशि देने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हित में निरंतर निर्णय लेती जा रही है। पहले केन बेतवा समेत कई नदी जोड़ों परियोजनाओं पर काम किया गया, जिससे किसानों की खेती और खेत का रकबा मध्य प्रदेश में डबल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने ये बात उज्जैन में एक प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि जिन जिन किसान भाइयों ने उत्पादित धान का उपार्जन करवाया है और निर्धारित कार्रवाई पूरी की है, उनके खातों में पैसे आने वाले हैं।
वन्य जीवों और जैव विविधता के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संतुलन बनाए रखने, वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके संरक्षण की दिशा में काम करना है। विश्व वन्यजीव दिवस हमें इस बात की याद दिलाता है कि वन्यजीव केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अनमोल हैं। इस वर्ष विश्व वन्यजीव दिवस की थीम वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश है। गौरतलब है कि विश्व वन्यजीव दिवस मनाने की घोषणा 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की गई थी। गुजरात के हृदय में बसा है एक अनोखा अभयारण्य गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेरों का अंतिम आश्रय, या फिर ये कहे एशियन शेरों का असली घर। विश्व वन्यजीव दिवस हमारे ग्रह की समृद्ध जैव विविधता का उत्सव मनाने और संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करने का दिन। इस वर्ष का विषय वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, हमारी प्राकृतिक विरासत की रक्षा में स्थायी वित्त पोषण की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है। भारत अद्वितीय जैव विविधता से भरा हुआ है और वैश्विक संरक्षण प्रयासों में भी सबसे आगे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट डॉल्फिन जैसी परिवर्तनकारी पहल वन्यजीव संरक्षण के भविष्य को आकार दे रही हैं। एशियाई शेरों के निवास स्थान गिर में शेरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2015 में 523 से बढ़कर यह संख्या 2020 में 674 तक पहुंच गई। शेर और स्थानीय समुदाय सह अस्तित्व में रहें, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें नए बीट गार्ड, त्वरित प्रतिक्रिया बचाव वाहन और आवास संरक्षण उपाय शामिल हैं। शेरों के लिए दूसरे घर के रूप में बरदा वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार सतत संरक्षण में एक नया अध्याय है। फसलों की सुरक्षा के लिए 11,000 मचानों से लेकर खुले कुओं के चारों ओर 55,000 पैरापेट दीवारों का निर्माण हर कदम वन्य जीवों और लोगों दोनों की सुरक्षा के लिए किया गया है। यहाँ तक कि रेल सुरक्षा प्रोटोकॉल को भी मजबूत किया गया है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। विश्व वन्य जीवन दिवस के मौके पर आइए प्रण ले कि हम अपनी प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित भविष्य का निर्माण करेंगे। क्योंकि प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो हमारा अस्तित्व भी सुरक्षित रहेगा। कैमरा शिव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गिर नेशनल पार्क, गुजरात से। बीते 2-3 दिनों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को भरतपुर के जिला कलेक्टर्स सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिला कलेक्टरों से ओलावृष्टि पर वार्ता की। उन्होंने कलेक्टर्स से विगत दिनों कुछ जिलों में हुई ओलावृष्टि एवं इससे हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को निर्देश दिए हैं कि ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में फसल खराबी का आकलन करने के लिए शीघ्र गिरदावरी कराई जाए। मुख्यमंत्री ने सीकर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू एवं खैरथल, तिजारा के जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि गिरदावरी करवाकर रिपोर्ट शीघ्र भेजें। उन्होंने 7D रिपोर्ट को भी 5 मार्च तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, जिससे प्रभावित किसानों को SDRF और NDRF के फंड से तुरंत मुआवजा दिया जा सके। देश और दुनिया में जहां कई बार भोजन की बर्बादी की खबरें सामने आती हैं, तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती। और ऐसे ही लोगों को रोटी मुहैया कराने के लिए वर्षों पहले पहल की उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के विक्रम पांडे ने। उनकी इस नेक कार्य पर आधारित देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। रोटी रोटी में फर्क होता है। किसी को इतनी नसीब है कि वो इसे खा नहीं पाता और कोई इसे पाने की आस में न जाने कितने दिन और कितनी रातें भूखे रहकर गुजार देता है। कुछ ऐसा ही वाकया आज से करीब 9 साल पहले उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के विक्रम पांडे के सामने आया। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पेट भरने के लिए भीख मांग रही वृद्ध महिला की हालत देखकर उनका दिल पसीज गया।
उन्होंने महिला को एक ठेले पर ले जाकर भरपेट भोजन कराया, लेकिन इतने से ही उनका दिल नहीं भरा। लखनऊ से दिल्ली के रास्ते भर वो उस महिला की भूख और असमर्थता के बारे में सोचते रहे। दिल्ली से वापस लौटने पर उन्होंने 6 फरवरी 2016 को हरदोई में इंडियन रोटी बैंक की स्थापना की। इंडियन रोटी बैंक का सपना भूखा ना सोए कोई अपना, ये संकल्प हमने लिया और वहीं से इनिशिएटिव हुआ और उसके बाद हमने अपने रोटी बैंक के आगे हर जगह इंडियन रोटी बैंक शब्द लिखना शुरू किया। वहाँ से 2017 लखनऊ में हमने स्टार्ट किया था। तो हमारा लक्ष्य था इंडियन रोटी बैंक लखनऊ, इंडियन रोटी बैंक उन्नाव, इंडियन रोटी बैंक फर्रुखाबाद, इंडियन रोटी बैंक गाजियाबाद। फिर उसके बाद हमारी यूनिट इतनी बड़ी कि आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, गुजरात, राजस्थान, केरला, कर्नाटका, आप जहां भी समझ सकते हैं रोटी बैंक 14 स्टेट में है, 125 से ज़्यादा शहरों में है। और अभी गर्व की बात यह है कि हमने अपनी एक यूनिट नाइजीरिया में स्टार्ट की है, एक यूनिट नेपाल में स्टार्ट की है, बाहर भी, और कई विदेशी लोग भी, कई बार फिलीपीन से और जर्मनी से भी लोग हमारे रोटी बैंक के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आए। हरदोई से शुरू हुआ यह सिलसिला आज देश से नहीं विदेशों तक फैल चुका है। वर्तमान में 14 राज्यों के 100 से ज्यादा जिलों में इंडियन रोटी बैंक की शाखाएं हैं। नेपाल और नाइजीरिया में भी इंडियन रोटी बैंक की इकाइयां स्थापित की गई हैं। रोटी बैंक की सभी इकाइयों के स्वयंसेवक सप्ताह में निर्धारित एक दिन अलग अलग परिवारों से रोटी एकत्र करते हैं और 4-4 रोटी, सूखी सब्जी, अचार और मिर्च रखकर पैकेट तैयार कर लेते हैं। इन पैकेट को रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सार्वजनिक स्थलों पर भूखे और जरूरतमंद लोगों को बांट दिया जाता है। इस संस्था के माध्यम से अब तक करीब 12 लाख से अधिक लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। कोरोना काल में संस्था के स्वयंसेवकों ने जिस सेवा भाव के साथ भूखे लोगों को भोजन मुहैया कराया, उसकी खूब सराहना हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पहाड़पुर प्रखंड के परसौनी स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक तिलहन उत्पादन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तिल फसल की खेती को बढ़ावा देने में जुट गए हैं। तिलहन की पैदावार को बढ़ाने को लेकर समूह अग्रिम पंक्ति प्रत्यक्षण के अंतर्गत तिल की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पहल से तिलहन की खेती को बढ़ावा मिलने के साथ साथ फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे किसानों के पास एक अतिरिक्त आय का स्रोत बढ़ेगा और किसान कृषि प्रणाली को और अधिक मजबूत कर सकेंगे। फसल विविधीकरण से भूमि की उर्वरता भी बनी रहती है और केंद्र के विषय के वस्तु विशेषज्ञ द्वारा पहाड़पुर प्रखंड के ग्राम कचहरी टोला में अत्यतम किसान उत्पादन संगठन के सदस्यों एवं किसानों के लिए तिल की खेती पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को तिल की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई और किसानों के बीच सफेद रंग के तिल के बीज के साथ अन्य क्रिटिकल इनपुट की सहायता प्रदान की गई। मृदा विशेषज्ञ के अनुसार गर्मी के मौसम में तिल के बीज की 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई करनी चाहिए। तिल की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी वाली उपजाऊ भूमि सबसे उपयुक्त है। बीते 2-3 दिनों में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान सहित कई राज्यों में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसको देखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भरतपुर के जिला कलेक्टर सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिला कलेक्टरों से ओलावृष्टि पर बातचीत की। उन्होंने कलेक्टरों से पिछले दिनों कुछ जिलों में हुई ओलावृष्टि एवं इससे हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव को निर्देश दिए कि ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों में फसलों को हुए नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट भेजें। मुख्यमंत्री ने सीकर, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू एवं खैरथल, तिजारा के जिला कलेक्टर को निर्देशित दिया है कि नुकसान रिपोर्ट जल्द भेजें। उन्होंने 60D रिपोर्ट को भी 5 मार्च तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रभावित किसानों को SDRF और NDRF के फंड से तुरंत मुआवजा दिया जा सके। मार्च के शुरुआती दिनों में मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में आज अत्यधिक बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों
देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में आकाशीय बिजली चमकने के साथ ही बर्फबारी का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और पंजाब और उत्तराखंड में भी आंधी और ओलावृष्टि का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा कर्नाटक क्षेत्र में पूरे दिन लू की स्थिति बनी रहेगी। कोंकण और गोवा में गर्म और आर्द्र स्थिति बने रहने के अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य भारत में अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में बदलाव की कोई संभावना नहीं है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश के किसान गेहूं की फसल में नमी की कमी होने पर हल्की सिंचाई करें, साथ ही खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। उत्तर प्रदेश के किसान रब्बी मक्का की बुवाई से 20 से 25 और 40 से 45 दिन बाद निराई गुड़ाई कर लें। साथ ही यहां के किसान प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट की निगरानी करते रहें। कीट का प्रकोप होने पर विशेषज्ञों द्वारा उचित कीटनाशकों का छिड़काव करें। साथ ही मटर में फली छेदक कीटों पर नजर बनाए रखें। कीट प्रबंधन के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह लें। उत्तर प्रदेश के किसान सरसों फसल की भी लगातार निगरानी करते रहें। सरसों में एफिड और पेंटेड बग जैसी कीटों की समस्या देखी जा सकती है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान अभी के समय तरबूज की बुवाई कर सकते हैं। बात करें बिहार की तो यहां के किसान मक्का फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए खेतों में निराई गुड़ाई कर लें। यहां के किसान गेहूं के खेतों में उचित नमी का विशेष ख्याल रखें। नमी बनाए रखने के लिए हल्की सिंचाई कर लें। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए खेत में नमी का होना बहुत जरूरी है। बिहार के किसान सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहे। सरसों में एफिड की समस्या होने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। बिहार में समय से बोई गई अगेती आलू के तैयार होने पर खुदाई कर लें। साथ ही आलूओं को सुखाकर शेड में रख दें। इसके अलावा बिहार के किसान प्याज की फसल में थ्रिप्स कीट की निगरानी करें। कीट का प्रकोप होने पर विशेषज्ञों की सलाह पर उचित कीटनाशक का छिड़काव करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसे तुरई, तोरी और घिवरा तीनों कहते हैं। इसकी खेती लगभग पूरे भारत में की जाती है। दूसरे बेल वाली सब्जियों की तरह ही इसे भी साल में 2 बार बोया जाता है, पहले फरवरी मार्च में और फिर जून जुलाई में। यानी अभी तोरी बोने का एकदम सही समय चल रहा है। तोरे की बुवाई करते समय कुछ सावधानियां बरतें। उन्नत किस्म का बीज चुनना बेहतर रहेगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने 2 किस्में विकसित की हैं, पूसा स्नेह और पूसा नूतन। पूसा स्नेह उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसका फल चिकना, सीधा और दरमियानी लंबाई का होता है। रंग गहरा हरा, गूदा मुलायम, लेकिन छिलका सख्त होता है। तुड़ाई के बाद बेचने के लिए इसे काफी दूर तक भेजा जा सकता है। साथ ही इसमें अधिक तापमान सहने की भी क्षमता होती है। बुवाई के 45 से 50 दिनों के भीतर फसल तैयार हो जाती है। इस दौरान किसान पहली तुड़ाई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 120 क्विंटल तक पैदावार हो सकती है। पूसा नूतन का फल धारीदार होता है। ये दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों के लिए उत्तम है। फल लंबा, सीधा और आकर्षक होता है। फलों का रंग हरा और औसत वजन 105 ग्राम होता है। इसका भी गूदा मुलायम होता है। ये बसंत, ग्रीष्म और खरीफ दोनों फसलों के लिए उपयुक्त है। बोने के 45 से 50 दिनों में पहली तुड़ाई की जा सकती है। तोरी की बुवाई करते समय 1 हेक्टेयर के लिए 4-5 किलो बीज पर्याप्त होते हैं।
बुआई करते समय पंक्ति से पंक्ति की दूरी 200 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 75 सेंटीमीटर रखें। अगर बात सिंचाई की करें तो गर्मी के मौसम में हर 5-6 दिन पर सिंचाई करते रहें। फसल में फल मक्खी का प्रभाव भी देखा जा सकता है। ऐसे में उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अपना नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि महिलाओं के खातों में 2,500 रुपए डालने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 8 मार्च से शुरू होगी। भाजपा विधायक हरीश खुराना ने कहा कि दिल्ली सरकार पर्यावरण को लेकर सजग है और बहुत जल्द विंटर एक्शन प्लान बनाकर उसे लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महायुति गठबंधन को लेकर विपक्ष के अफवाहों पर विराम लगाया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि महायुति सरकार में सब ठीक है और कोई कोल्ड वॉर नहीं है। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन में फंसे लोगों का सर्च ऑपरेशन कल पूरा हो गया। 54 में से 46 मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि 8 मजदूरों की मौत हो गई। देश भर में अब तक 15,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं और सरकार ने 31 मार्च 2027 तक इसे बढ़ाकर 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने वाले जन औषधि केंद्रों की बिक्री में पिछले 10 सालों में 200 गुना वृद्धि दर्ज की गई है और इससे नागरिकों को 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत 4 मार्च को विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के लगभग 700 कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रशिक्षण शिविर का औपचारिक रूप से उद्घाटन करेंगे। हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने दिल्ली से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की मां सविता ने कहा है कि चुनाव और पार्टी ने मेरी बेटी की जान ले ली। उत्तर प्रदेश के संभल के प्रमुख तीर्थों में प्रयागराज से लाए गए संगम का जल डलवाया गया। जो लोग महाकुंभ में डुबकी नहीं लगा पाए उनके लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से संभल जिले के संगम का जल पहुंचाया गया। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।